बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आई हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। हमें पता है कि आप बिहार के रहने वाले हैं और हमें यह भी पता है कि आप न्यूज़ देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे में केडीबी लाइव ऐप में बिहार की खबरें दी जाती हैं, न्यूज़ दिया जाता है, वो भी 1 मिनट से भी कम समय में। जी हाँ, अगर आप भी खबरें देखना पसंद करते हैं और आप अपने टाइम की कदर करते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप में किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप प्ले स्टोर में जाइएगा, सर्च कीजिएगा, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए, अपना अकाउंट भी बना लीजिएगा वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है। बिहार के अलग अलग जिलों में अच्छी खासी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने आज 5 जून को 16 जिलों में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते 4 जून को पटना सहित बिहार के कई जिलों में बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने आज 5 जून को जिन जिलों में तेज बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है उसमें सुपौल, मधुबनी, सिवान, दरभंगा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज शामिल है। यहाँ मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पर सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, भोजपुर, बक्सर जिले के 1 या फिर 2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। यह तापमान को लेकर के IMD यानी कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। तापमान को लेकर के मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 3 दिनों के दौरान बिहार के तापमान में कोई भी खास बदलाव होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। बिहार के शिक्षा विभाग ने एक बहुत ही बड़ा फरमान जारी कर दिया है। फरमान यह है कि जिन बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूल में भी है और सरकारी स्कूल में भी है तो उनका सरकारी स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। यानी कि जो छात्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन उनका नाम सरकारी विद्यालय में है तो फिर सरकारी स्कूलों से उसका नाम काट दिया जाएगा। ये बिहार शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के नए अपर सचिव ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि बिहार में 6 में से 16 वर्ष के सभी बच्चे जो विभिन्न शिक्षण संस्थानों, सरकारी, गैर सरकारी एवं कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं उनका आधार सीडिंग कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाएं बच्चों के आधार के साथ डाटाबेस संधारित करेंगे। शिक्षा विभाग से मांगे जाने पर यह डाटाबेस सभी संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ताकि ये स्पष्ट हो सके कि कितने बच्चे संस्थान में पढ़ रहे हैं। यदि एक ही बच्चा निजी एवं सरकारी स्कूल में नामांकित है तो फिर उस परिस्थिति में सरकारी विद्यालय से नाम हटा दिया जाए। आपको बता दूं कि बिहार में सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को साइकिल एवं पोशाक सहित अन्य योजनाओं की दी जाने वाली राशि अब आधार से लिंक होने वाली है। इसके तहत वर्तमान शैक्षणिक सत्र से पहले कक्षा से 12वीं कक्षा तक में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के आंकड़े ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। इसके लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि आधार कार्ड से पहचाना जाएगा कि छात्र कहां पढ़ाई कर रहे हैं और कहां उनका नाम है। अगर उस आधार कार्ड में उसका नाम प्राइवेट स्कूल में भी है और सरकारी स्कूल में भी है, दोनों जगह अगर सेम नाम पाया जाता है तो फिर उनका सरकारी स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है बिहार के छात्रों के लिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार में पुल ढहने की घटनाएं सामने आई है। अब सियासी गलियारों में भी इस पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि आपराधिक लापरवाही की वजह से ही बिहार के कई जिलों में 1 दर्जन पुल ढह गए हैं, जबकि अधिकारी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ये हो सकता है कि राज्य भर में नदियों में चलाए गए गाद हटाने के अभियान का नतीजा है। अभी हम आपको बताएंगे कि बिहार के किस तारीख में कौन से जिला में पुल ढाए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 18 जून को अररिया में पुल गिरे हैं, 22 जून को सिवान में, 23 जून को पूर्वी चंपारण में, 27 जून को किशनगंज में, 28 जून को मधुबनी में, 1 जुलाई को मुजफ्फरपुर में, 3 जुलाई को सिवान में 3 पुल गिर गए हैं। वहीं पर सारण में भी 2 पुल गिरे हैं। वहीं पर 4 जुलाई को कल सारण में फिर 1 पुल गिर गए हैं। बिहार के सारण जिले में बुधवार और गुरुवार को 2 दिनों के दौरान 3 पुल ढह गए। इनमें से 2 पुल बुधवार को गंडक नदी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर बमुश्किल 2 घंटे के अंतराल पर ढह गए हैं। वहीं पर किशनगंज में 27 जून से 30 जून के बीच लगातार 2 पुल ढह गए। ऐसे में एक घटना ठाकुरगंज के खोसी डांगी गांव में हुई, जहां पर 27 जून को भारी बारिश और फिर उसके बाद नदी में पानी का बहाव बहने से तत्कालीन सांसद तस्लीमुद्दीन की निधि से बने पुल का पिलर क्षतिग्रस्त हो गया।
दोस्तों, कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला सुरक्षा कर्मी को वापस से उसकी नौकरी मिल गई है, लेकिन इसके बदले में उसको कीमत चुकानी पड़ी। आपको बता दूं कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ महिला जवान को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 6 जून को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ हुई सुरक्षा चूक के बाद न सिर्फ पूरे देश में हंगामा मचा, बल्कि उन पर हाथ उठाने वाली महिला सुरक्षा कर्मी कुलविंदर कौर को नौकरी से भी निकाल दिया गया था। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और इसके बाद उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। वहीं पर अब खबर सामने आई है कि कुलविंदर कौर को वापस से नौकरी पर रख लिया गया है, लेकिन ये बात अब एकदम सच है कि कुलविंदर कौर अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बतौर सीआईएसएफ महिला जवान काम नहीं कर पाएगी। दरअसल अब उनका तबादला हो गया है। कुलविंदर कौर को चंडीगढ़ की जगह अब बेंगलुरु ट्रांसफर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उनके साथ ही उनके पति का भी ट्रांसफर होने की खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि जब सीआईएसएफ महिला जवान कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत पर हाथ उठाया था तो फिर उसे सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि उनके परिवार और फिर किसानों ने उनका समर्थन किया। ऐसे में खूब प्रदर्शन हुए और कुलविंदर कौर का जम करके सपोर्ट किया गया। अब इस सपोर्ट के चलते उन्हें नौकरी तो वापस मिल गई है, लेकिन उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार में पिछले 15 दिनों में ताबड़तोड़ पुल गिरने के बाद बीजेपी के नेता भी डर गए हैं। आलम यह है कि बीजेपी के नेताओं को भी बिहार में पुल पार करने में डर लगने लगा है। उन्हें सरकारी कार्रवाई पर भी भरोसा नहीं है। जब पिछले 15 दिनों में बिहार में कम से कम 1 दर्जन पुल ढह गए हैं। जब 3 जुलाई को ही बिहार में 5 पुल ध्वस्त हो गए थे। आपको बता दूं कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने सोशल मीडिया पर अपने डर को उजागर किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जो लिखा उससे सियासी हलचल मच गई है। जब पहले दफे बीजेपी के किसी नेता ने पुलों के गिरने पर ऐसा बयान दिया है। जी हां, वैसे बिहार में ताबड़तोड़ पुल गिरने के बावजूद भी बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों के नेता सरकार का बचाव करती दिखे, लेकिन वहीं पर बीजेपी नेता निखिल आनंद ने लीक से हट करके बात कह दी है। जब बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कहा कि उन्हें बिहार में किसी भी फ्लाईओवर या फिर पुल से गुजरने में डर लग रहा है। उन्होंने आश्चर्य जताया है कि पिछले 10 दिनों में आधा दर्जन पुल ध्वस्त हो गए हैं। निखिल आनंद ने गंभीरता से पुल गिरने की जांच कराने की भी मांग की है। निखिल आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बिहार में किसी फ्लाईओवर या फिर पुल से गुजरने में मुझे डर लग रहा है। 10 दिनों के अंदर आधा दर्जन पुलों के ध्वस्त हो जाना आश्चर्यजनक है। इसकी गंभीरता से जांच कराया जाना बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन कंपनी की जवाबदेही तय होनी चाहिए और ब्लैक लिस्ट करनी चाहिए। इंजीनियरों पर भी मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। खबर बिहार के गोपालगंज से सामने आई है। आपको बता दें कि गोपालगंज में बासी मिड डे मील मिलने पर छात्र छात्राओं ने जमकर के हंगामा किया और यहीं पर नहीं, डस्टबिन में खाना भी फेंक दिया। आपको बता दें कि गोपालगंज प्रखंड के थावे प्रखंड के एक डेरुआ पंचायत के प्राथमिक विद्यालय मकतब बगहा सैदा गांव में बासी मिड डे मील की खिचड़ी दिए जाने के आरोप लगा करके छात्र छात्राओं ने जम करके हंगामा किया। साथ ही खिचड़ी को डस्टबिन में फेंक करके विरोध प्रदर्शन करते हुए मिड डे मील खाने से इनकार कर दिया। इसकी जानकारी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य से की। सूचना मिलने पर प्रभारी प्राचार्य ने अपने वरीय अधिकारियों को एजेंसी द्वारा दिए गए बासी खिचड़ी को लेकर के शिकायत की है। इस संदर्भ में बताया जाता है कि थावे प्रखंड के एक डेरुआ पंचायत के प्राथमिक विद्यालय मकतब बगहा सैदा में रोज की तरह बुधवार को बच्चे एजेंसी द्वारा दिए जा रहे खिचड़ी को खा रहे थे। तभी खिचड़ी का स्वाद खट्टा पाया गया जो खाने लायक नहीं था। बच्चे ने आरोप लगाया है कि खिचड़ी बासी था और फिर खट्टा हो गया था और उसी वजह से उसी को खिलाया जा रहा था। इसको लेकर के जम करके हंगामा हुआ, तभी खाना को डस्टबिन में फेंक दिया गया। इस दौरान मिड डे मील में बासी भोजन लेकर के स्कूल के 124 छात्राएं भूखे रह गए। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बड़ा दावा किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे अल्पसंख्यकों खास करके मुसलमानों की सूझबूझ के साथ की गई वोटिंग के कारण संभव हो पाया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि चुनाव के परिणामों ने सांप्रदायिकता और फिर नफरत की राजनीति को खारिज कर दिया है और ये अल्पसंख्यकों के विशेष करके मुसलमानों की सूझबूझ के साथ की गई वोटिंग के कारण संभव हो पाया है। इसे स्वीकार किया जाना चाहिए कि अगर मतदाताओं ने सूझबूझ से वोटिंग ना की होती तो फिर शायद परिणाम किसी हद तक उसके विपरीत होते। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि देश के अल्पसंख्यकों को दलितों, दबे कुचले और वर्गों और विशेष करके रूप से मुसलमानों ने संविधान और फिर लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट किया है। इसीलिए अब ये उन पार्टियों विशेष करके कांग्रेस का ये नैतिक कर्तव्य है कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के साथ साथ वह मतदाताओं विशेष करके मुसलमानों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए भी आगे आएँ।
ताकि उन पीड़ितों का जो भरोसा इन दलों पर फिर से बड़ा बहाल हो। साथ ही मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि धार्मिक हिंसा को जिस तरह से बढ़ावा मिला और जिस तरह से सांप्रदायिक लामबंदी की गई, उसमें मुसलमानों को अपने पास बिठाना तो दूर की बात है, उनका नाम लेने से भी वे राजनीतिक दल बच रही थी जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, मगर उसके बावजूद भी सांप्रदायिक राजनीति द्वारा समाज और फिर राजनीति में मुसलमानों को अछूत बना देने के लिए शासकों द्वारा हर वे प्रयास किया गया जो किया जा सकता था। इन सबके बावजूद भी हालिया चुनाव में संविधान को बचाने, नफरत को मिटाने और मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए सांप्रदायिकता और फिर नफरत के खिलाफ वोट देकर के मुसलमानों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वे एक देशभक्त नागरिक हैं और देश की एकता और फिर सुरक्षा उन्हें अपनी जान से भी अधिक प्यारा है। साथ ही संसद और विधानसभा में मुसलमानों के कम होते प्रतिनिधित्व पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसके पीछे जहां अन्य कारण है, वहीं पर एक बड़ा कारण मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र का सुरक्षित किया जाना भी है। जहां उन्होंने कहा है कि एक बड़ी साजिश के तहत जब भी निर्वाचन क्षेत्रों का भी नया परिसीमन होता है तो फिर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ढूंढ करके उन्हें SC ST के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है। दोस्तों, भाजयुमो ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स गोलंबर पर राहुल गांधी द्वारा संसद भवन में हिंदू समाज और फिर सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में पुतला दहन करके आक्रोश जताया है। इस मौके पर भाजयुमो प्रदेश महामंत्री सीमांत शेखर ने बताया है कि लोकतंत्र के मंदिर में बहुसंख्यक समाज के खिलाफ किए गए अपमानजनक टिप्पणी बेहद निंदनीय है। हिंदू समाज सर्वधर्म समभाव को मानती है, परंतु कांग्रेस द्वारा लगातार हिंदू समाज के विरोध किए जा रहे अपमानजनक टिप्पणी से हिंदू समाज बहुत आहत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समूचे देश के हिंदू समाज का अपमान किया है। जहां उनके व्यक्तित्व की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये केवल हिंदू समाज का अपमान नहीं है। एक बड़ी खबर सामने आई है बिहार से कि बिहार के सभी जिलों में पुलिस लाइन होगी। जी हां, आपको बता दूं कि 550 थानों में महिला बैरक भी बनाया जाएगा। जी हां, बिहार के सभी जिलों में जल्द ही पुलिस लाइन की सुविधा होगी। इसके साथ ही करीब 550 थानों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए बैरक का निर्माण होगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम ने दोनों परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। जहां BPBCC के DG सह CMD विनय कुमार ने बताया है कि करीब 1 दर्जन जिलों में पुलिस लाइन की सुविधा नहीं थी। जहां इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। गोपालगंज, अररिया, मधेपुरा आदि में काम जल्द पूरा होगा। जहां जल्द ही राज्य में ऐसा कोई भी जिला नहीं होगा जहां पर पुलिस लाइन की सुविधा नहीं होगी। बिहार के बेगूसराय में 11 जुलाई को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। अगर आप बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं या फिर उस जिले के आसपास के जिले के रहने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, आप आसानी से इस जॉब को पा सकते हैं। अगर आप नौकरी की तैयारी करते हैं और जॉब पाना चाहते हैं तो फिर आप इस जॉब कैंप में उपस्थित होकर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार 11 जुलाई को पनहांस चौक के समीप ITI कैंपस स्थित संयुक्त श्रम विभाग भवन के नियोजनालय में जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह जॉब कैंप सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित होगा। इस अवधि में यानी कि इस बीच आप इंटरव्यू दे सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस जॉब कैंप में चैतन्य इंडिया फाइनेंस लिमिटेड कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के 60 पदों पर बहाली करेगा। इसके लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास निर्धारित किया गया है। वहीं पर इस जॉब कैंप में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 28 साल निर्धारित किया गया है। इस जॉब कैंप में शामिल होने के लिए वेबसाइट www.ncs.gov.in पर रजिस्टर करा सकते हैं। कहते हैं कि हमारे देश में पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन का जो रिश्ता है वह काफ़ी करीबी माना जाता है। बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से लाभ भी उठाते हैं। जहां अब जो ताज़ा मामला सामने आया है वो ये है कि देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे के रिसेप्शन में बिहार के कई नेता शामिल होने जा रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर लालू परिवार के लोग हों। जहां वे सभी मुकेश अंबानी के बेटे के रिसेप्शन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का परिवार देश की सबसे बड़ी शादी में शामिल होगा। जब सूत्रों के अनुसार लालू परिवार को रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी के बेटे के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है। लालू यादव रिसेप्शन में
मुकेश अंबानी के बेटे बहू को आशीर्वाद देने पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी राधिका मर्चेंट से होने वाली है, जब 12 जुलाई में दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। अनंत अंबानी और राधिका की शादी 12 जुलाई दिन शनिवार को होगी। 12 जुलाई को विवाह, 13 जुलाई को आशीर्वाद समारोह, इसके बाद 14 जुलाई को रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया जाएगा। जहां रिसेप्शन में न सिर्फ लालू परिवार बल्कि बिहार के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की खबर है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी रिसेप्शन में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसके अलावा नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्रियों को भी अंबानी की ओर से बुलाया गया है। वहीं पर कई विधायकों और MLC सहित विपक्ष के कई नेताओं को भी रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने का बुलावा आया है। जैसे CM नीतीश, लालू यादव, तेजस्वी यादव सहित बिहार के कई प्रमुख राजनेता 14 जुलाई को रिसेप्शन पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अंबानी परिवार की ओर से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को लेकर के पिछले कई महीनों से जोर शोर से तैयारी की जा रही है। पहले ही कई आयोजन हुए जिसमें इस शाही शादी की चर्चा पूरे देश में ही। अब शादी को बेहद खास बनाने के लिए अंबानी परिवार जोर शोर से लगा हुआ है। शादी में देश के कई खास लोगों को बाराती के रूप में देखा जा सकता है। वहीं पर शादी की दावत भी बेहद खास होगी। इसके लिए खान पान से लेकर के सजावट तक भिन्न होगा, जो वर्षों तक यादगार बना रह सकता है। देश के सबसे अमीर शख्सियत मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी को सबसे खास बनाने में लगे हैं। इस शादी की खासियत को आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी ने जो शादी का कार्ड छपवाया है और लोगों को बांटा है जाकर के, उस एक शादी का कार्ड छापने में एक शादी का कार्ड की कीमत 6 लाख रुपए पर है, 6.5 लाख रुपए। अब आप सोच सकते हैं कि ये शादी कितनी बड़ी शाही शादी होने जा रही है। आपको बता दूं कि जहां पर 2 गरीब घर के परिवार की शादी इतने पैसे में हो सकते हैं, वहीं पर मुकेश अंबानी अपने बेटे के शादी के लिए उतने पैसे की कार्ड छपवा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में पुल ढहने के बाद अब नाव टकराने की खबर सामने आई है। ये नाव नदी में पुल से टकरा गई, जिससे बोट में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। एक समय ऐसा लगा कि नाव नदी में पलट जाएगी। इसके बाद लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद जारी है। इस नाव में 100 से अधिक लोग सवार थे, जिसमें अधिकांश सरकारी टीचर शामिल थे। वैशाली जिले में बारिश के सीजन में रुस्तमपुर कच्ची दरगाह के राघोपुर जाने के लिए नाव ही एक सहारा है। 100 लोगों से भरी नाव गुरुवार को गंगा नदी पर बने पीपा पुल से टकरा गई, जिससे लोगों में हरकत मच गया। ये हादसा नदी में पानी का तेज बहाव होने की वजह से हुआ। इसके बाद कुछ लोगों ने नाव को पीपा पुल के किनारे लगाया और फिर जैसे तैसे वे बाहर निकले। अगर नाव में सवार लोगों ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो फिर बड़ा हादसा हो सकता था, जहाँ कई लोगों की जान भी जा सकती थी। जहाँ लोगों की सूझबूझ और हिम्मत से बड़ा हादसा टल गया है। नाव को पीपा पुल के ड्रम से सटा करके लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके पुल के ऊपर चढ़े और अपनी जान बचाई। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत करके टीम इंडिया दिल्ली आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास में कप्तान रोहित शर्मा और उनकी टीम से मुलाकात की और उन्हें सभी को जीत की बधाई भी दी है। PM मोदी से मिलने के लिए टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों के साथ कोच राहुल द्रविड़ और BCCI के सचिव जय शाह आए थे। जब कप्तान रोहित शर्मा ट्रॉफी लेकर के PM आवास में गए, जब खिलाड़ियों से मिलने के लिए PM मोदी काफी उत्सुक थे। जब फोटो सेशन के दौरान रोहित शर्मा ने जैसे ही विश्व कप की यानी कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नरेंद्र मोदी के हाथों में रखी, उनका चेहरा खिल गया। जब दूसरी ओर राहुल द्रविड़ ने ट्रॉफी को हाथ लगाया। जब मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों से बातें की, जहां उनके विश्व कप के अनुभव जाने। जब खिलाड़ी PM के पास गोल घेरा बना करके बैठे थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के साथ हंसी मजाक भी किया। जब वीडियो में आप भी PM मोदी और फिर खिलाड़ियों को ठहाके लगाते हुए देख सकते हैं। कोच राहुल द्रविड़ और फिर कप्तान रोहित शर्मा ने PM को विश्व कप जीतने के सफ़र के बारे में विस्तार से बताया है। दोस्तों, जियो और एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया ने भी रिचार्ज प्लान को महंगा कर दिया है। जी हाँ, कल 4 जुलाई से नए प्लान की कीमत को लाइव कर दिया गया है। ये बदलाव जियो एयरटेल की कीमत में इजाफा करने के एक दिन बाद आया है। 2021 के बाद ये पहली बार हो रहा है जब वोडाफोन आइडिया ने बताया है कि वह 5G सर्विस के लॉन्चिंग में भी इन्वेस्ट कर रहा है। जब कंपनी आने वाले दिनों में 4G एक्सपीरियंस को बेहतर करेगी और फिर 5G सर्विस को भी लॉन्च कर सकती है। वोडाफोन आइडिया के द्वारा कीमत में इजाफा
इजाफा होने के बाद 28 दिनों का प्लान 199 रुपये का हो गया है, जबकि पुरानी कीमत 179 रुपये थी। नई कीमत में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से 84 दिन का सबसे सस्ता प्लान 559 रुपये का था, जो कि अब 509 रुपये का हो गया है। इसी तरह 84 दिन का सबसे सस्ता प्लान 459 रुपये का था, जो कि अब 509 रुपये का हो गया है। इसमें यूजर्स को 6 GB इंटरनेट डेटा एक्सेस करने को मिलेगा। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ SMS का भी इस्तेमाल करने को मिलेगा। वोडाफोन आइडिया के एनुअल प्लान की कीमत 1999 रुपये हो गई है, जो 1799 रुपये थी। इस प्लान में यूजर्स को 24 GB डेटा एक्सेस करने को मिलेगी, साथ ही साथ इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। इसमें लोकल और STD कॉल शामिल है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान फिर से कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम के चरणों में अपना मुरेठा समर्पित किया हूं। भाजपा बिहार के विकास के लिए संकल्पित होकर के काम कर रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि विशेष तौर पर धन्यवाद, आप लोगों ने सहयोग किया है, आशीर्वाद दिया है। बिहार की उन्नति के लिए बिहार में डबल इंजन की सरकार को चलाने और फिर भारत को श्रेष्ठ बनाने में बिहार की अहम भूमिका स्थापित करना है। सम्राट चौधरी ने कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ाया जाएगा, या इसमें बीजेपी के नेतृत्व नहीं चलेगी। फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद। खबर बिहार के गया जिला से सामने आई है। यहाँ पर रात के अंधेरे में गर्लफ्रेंड से मिलने जाना एक युवक को भारी पड़ गया। इसके बाद क्या था, ग्रामीणों ने मंदिर में शादी करा दी दोनों की। दोनों प्रेमी युगल एक दूसरे से मिल रहे थे। तभी परिवार वालों और फिर ग्रामीणों ने उन्हें धर दबोचा और फिर गांव के मंदिर में ले जाकर के दोनों की शादी करा दी। यह घटना बांके बाजार थाना क्षेत्र के खजूरिया गाँव की है। जानकारी के मुताबिक बांके बाजार थाना क्षेत्र के खजूरिया गाँव की रहने वाली पूजा कुमारी और रोशनगंज के रहने वाले संतंद्र कुमार के बीच पिछले 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जब दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से मिला करते। लेकिन इस बार प्रेमिका के बुलावे पर प्रेमी उनके घर मिलने जा पहुंचा, जहां उसकी भनक पूजा के परिजनों को लग गई और फिर दोनों को रंगे हाथ पकड़े गए। जहां गांव के पास बांके धाम मंदिर में दोनों प्रेमी युगल की शादी करा दी गई। मंदिर में प्रेमी युगल की शादी की खबर मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। जब बताया जा रहा है कि दोनों दूर के रिश्तेदार हैं। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार परवान चढ़ा और दोनों एक दूसरे से चोरी छिपे मिलने लगे और आखिरकार उनका प्यार अंजाम तक पहुंच गया। पप्पू यादव ने राहुल गांधी को पीएम बनने को लेकर के बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, अगर तेजस्वी यादव मेरे क्षेत्र में 4-4 दिन कैंप नहीं करते तो। ये पप्पू यादव ने यह बयान दिया है। जहाँ पप्पू यादव ने कहा कि अगर तेजस्वी 4-4 दिन अपने तमाम विधायकों के साथ मेरे यहाँ पर कैंप नहीं करते तो फिर राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री होते। ये बात पप्पू यादव ने कही है। जहाँ अपने पुराने दल आरजेडी के साथ बने हुए मतभेद के सवाल पर पप्पू यादव ने आगे कहा कि हमें कांग्रेस को मजबूत करना है। यह किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। देश का तो फिर नाश हो ही गया है। अहंकार और घमंड के चलते 20-20 सीट हम हार गए, या सिर्फ 9 सीट ही आई है। आप उठा करके देख लीजिए, शहाबुद्दीन जी की पत्नी और दूसरे उम्मीदवार क्यों हारे। कहते थे कि इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दोगे तो फिर एनडीए को वोट दो, लेकिन पप्पू यादव को नहीं देना है। यही कहा था ना। जब पप्पू यादव यहाँ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भाषण का जिक्र कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने एक चुनावी सभा के दौरान कहा था कि यहाँ पर सिर्फ 2 धड़े हैं, या तो इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए। अगर आप राजद में बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो फिर आप एनडीए को वोट दे। पूर्णिया लोकसभा से पप्पू यादव ने 23,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीता और फिर राजद की प्रत्याशी बीमा भारती यहाँ से तीसरे नंबर पर रही। वहीं पर पप्पू यादव से कहा कि कैसे हर बार निर्दलीय चुनाव जीत जाते। तो इस सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि कैसे जीत जाते हैं, इसमें हम क्या बताएं। जात पात हमको आता नहीं, 24 घंटा लोगों की सेवा में रहते हैं, जमींदार परिवार से आते हैं, बिंदास जीते हैं, मौत का डर नहीं है, सिर्फ 1 घंटा सोते हैं, पैसे का कोई शौक नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में बालू माफियाओं को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अवैध खनन के बढ़ते मामले को देखकर के खनन विभाग की एक नकारात्मक छवि बनी गई है, जब परंतु सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ 0 अवैध खनन के लक्ष्य को साधने में जुटी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्राइवेट यानी कि निजी उपयोग के लिए मिट्टी के उपयोग को अवांछित हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया है। इसमें आम लोगों को निरर्थक परेशानी से निजात मिलेगी। इसी कड़ी में सरकार अब बालू को अवैध खनन से मुक्त करने में जुटी हुई है। जब मंत्री ने कहा है कि विशेषज्ञों ने अवैध बालू खनन को लेकर के बार बार चिंता व्यक्त की है। हमारा प्रयास है कि बालू खनन की जो नीति है, नियमावली है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो।
बिहार में कहीं भारी बारिश तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला इन दिनों लगातार जारी है। ऐसे में कई जिलों में पुल गिरने या फिर उसके पाया के ढहने की खबरें लगातार सामने आ रही है। पुल गिरने पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों को जम करके हमला बोला दोनों पर। जहां लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी और फिर नीतीश कुमार इसका दोष भी मुगलों, अंग्रेजों और फिर विपक्षियों को ही देंगे। जहां कल एक ही दिन में 5 बड़े पुल ढह गए, 15 दिन में 12 पुल गिर चुके हैं। पुलियों का कोई भी हिसाब किताब नहीं है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 जुलाई यानी कि कल सुबह बिहार में एक बार फिर से पुल गिरा। उससे पहले 3 जुलाई को अकेले 5 पुल गिरे। 18 जून से अभी तक 12 पुल गिर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश एवं निरुत्तर है। सोच रहे हैं कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगल राज से कैसे परिवर्तित करें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सदैव भ्रष्टाचार, नैतिकता, सुशासन, जंगल राज, गुड गवर्नेंस इत्यादि पर राग अल्पा, दूसरों के गुण दोष की खोज करता, कथित उच्च समझ के उच्च कार्यकर्ता, उन्नत कोटि की उत्कृष्ट पत्रकार, पत्रकार तथा उत्तम विचार के श्रेष्ठ लोग अंतरात्मा का गला घोट करके सुशासनिक कुतर्कों पर चुप्पी की चादर ओढ़ करके सदाचारी बन चुके हैं। ये कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में बैठने के लिए जो बेंच या फिर डेस्क आते हैं वे काफ़ी कमज़ोर होते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचारी होती है। सरकार तो पूरे पैसे देते हैं, लेकिन स्कूलों द्वारा इसे सबसे निम्न दर्जे की बेंच डेस्क खरीदते हैं, यानी कि सबसे कमज़ोर बेंच डेस्क खरीदते हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग के अपर सचिव ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर बेंच डेस्क की गुणवत्ता में कोई भी कमी पाई गई तो फिर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि विद्यालय के अलमीरा में बंद पड़े कंप्यूटर लौटाए जाएंगे, ठीक से काम नहीं करने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी हटाए जाएंगे। निर्माणाधीन वर्ग कक्ष वाले विद्यालयों के बच्चों की पढ़ाई 500 मीटर के दायरे वाले सामुदायिक या फिर अन्य सरकारी भवनों में होगी। हर स्कूल में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था होगी। शौचालय में साबुन रखना अनिवार्य होगा। शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए हर शनिवार को हर जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षक दरबार लगाएंगे। डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी सख्त लहजे में निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए काम करना होगा। इसका अनुपालन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूपी बिहार से गुजरने वाली करीब 60 ट्रेन रद्द कर दिए गए हैं, वो भी 1 महीने के लिए। 1 महीने तक 60 ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि 7 जुलाई से 5 अगस्त तक रद्द रहेंगे, वो भी 60 ट्रेन, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी बाहर जाने में। आपको बता दें कि ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए मुरादाबाद लखनऊ रूट पर रोजा में वार्ड रीमॉडलिंग का काम 7 जुलाई से शुरू होने वाली है, जो कि 5 अगस्त तक चलेगी, जिसके कारण मुरादाबाद रूट की 60 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यही कारण है कि 96 ट्रेनें भी प्रभावित होगी। यह ट्रेन यात्रियों को 1 महीने परेशानी झेलनी पड़ेगी। 52 मेल एक्सप्रेस और 8 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं पर 7 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है, जबकि 13 को रेगुलेट, 6 को शॉर्ट टर्मिनेट और 6 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। दोस्तों, मानसून की बारिश शुरू होने और फिर नदियों के डिस्चार्ज के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होने शुरू हो गई है। ऐसे में उत्तर बिहार के सभी जिलों में NDRF और फिर SDRF की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। हो सकता है कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए गाँवों को सतर्क कर दिया गया है। जब बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात टीम को अभी से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने के लिए तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया गया है। PhD ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने और फिर चापाकलों की पूरी मरम्मत के लिए टीम बना करके काम करने का निर्देश दिया है। जैसे सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, सिवान, गोपालगंज, सारण, भागलपुर, बक्सर, भोजपुर, पटना, अररिया, किशनगंज, नालंदा, समस्तीपुर और मुंगेर जिलों में बाढ़ का खतरा रहता है। आपको बता दें कि सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी सहित अन्य जिलों में जिला प्रशासन, NDRF और फिर SDRF के अधिकारियों ने जायजा लिया है, ताकि बाढ़ की स्थिति में किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, सारण में यानी कि छपरा में 12 घंटे के अंदर 3 पुल गिर चुके हैं। जहां नदी पर बना पुल टूटने से मुख्य रूप से 14 गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। ये पुल सतुआ पंचायत और फिर सरैया पंचायत को जोड़ने वाला मुख्य पुल था। पुल के दोनों तरफ आसपास के गाँव की खेती किसानी होती है। साथ ही साथ इंटर कॉलेज होने के चलते सरैया के छात्राओं को विद्यालय जाने के एकमात्र रास्ता है। जब पुल टूटने और फिर नदी में पानी होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंडक नदी पर इस पुल का निर्माण 2017 से स्थानीय मुखिया
मुखिया के फंड से हुआ था, जिसके बाद नदी में सफाई कार्य के बाद मिट्टी और फिर सिल्ट की कटाई के बाद पुल के किनारे और पाया के बाद का मिट्टी कम होने के चलते पानी के दबाव से पुल का टूटना शुरू हो गया। सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नया और विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। जहां अपडेट शेड्यूल के मुताबिक बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अगस्त माह में अब 7 की बजाय 6 दिन ही चलेगी। जब पहले कहा गया था कि 31 अगस्त को भी परीक्षा होगी, लेकिन नए शेड्यूल में इस तिथि का जिक्र नहीं है। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को होगी। यह भर्ती परीक्षा सभी 6 दिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक शिफ्ट में होगी। परीक्षार्थियों को 2.5 घंटे पहले यानी कि 9:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। केंद्रीय चयन पर्षद भर्ती परीक्षा यानी कि सिपाही भर्ती के अध्यक्ष ने सभी जिलाधिकारी को इस संबंध में परीक्षा केंद्रों की सूची और फिर एग्जाम गाइडलाइंस भेज दी है। बिहार में पुलों के गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। जी हां, आपको बता दूं कि पुलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दें कि वे सभी निर्माणाधीन पुलों की जांच कराएं। वहीं पर इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। आरजेडी इसका ठिकरा डबल इंजन की सरकार पर फोड़ रही है, जबकि जेडीयू इसकी जिम्मेदारी आरजेडी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सिर पर फोड़ रही है। जहां नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने पुल के मेंटेनेंस को लेकर के बताया है कि हमारी सरकार पुलों की मेंटेनेंस पॉलिसी लाने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग अलग विभागों से कहा है कि वे पुलों को लेकर के मेंटेनेंस पॉलिसी लाएं। इसके तहत पुराने और फिर निर्माणाधीन पुल की जांच की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री सेतु योजना जो साल 2016 में बंद हो गई थी, उसे फिर से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। जब पुलों की गिरने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि कई जगहों पर नदी का रूट बदल गया है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हुई है। कई जगहों पर सेंटरिंग गिरने के कारण इस तरह की घटनाएं हुई है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जो ठेकेदार इस प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे थे, उन पर लापरवाही के चलते सरकारी धन के दुरुपयोग के तहत एक्शन लिया जाएगा। उन पर एफआईआर का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की घटना होगी तो फिर सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। इस दौरान अशोक चौधरी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये विभाग 1.5 साल पहले राजद के पास था और तेजस्वी यादव उनके मंत्री थे। जब से जेडीयू के पास विभाग आया है, इसके बाद चुनाव था, तब 20 दिन का समय मिला। तो फिर आप बताइए, जिम्मेदार 20 दिन वाली पार्टी की है या फिर 1.5 साल से जिसके पास विभाग था उसकी है। खबर किशनगंज से सामने आई है। आपको बता दूं कि किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के खारूदह और फिर भोलमरा पंचायत के लोगों को नदी कटाव को लेकर खतरा मंडरा रहा है। जब नदी कटाव बड़ी तेजी से के साथ अपने रुख गांव की तरफ मोड़ते हुए जाते हैं। जब नदी से 50 मीटर की दूरी पर सरकारी विद्यालय भी सुचारू रूप से चालू है, जिससे शिक्षक और छात्र छात्राओं में डर का माहौल बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद आबिद, मोहम्मद नासिर सहित अन्य लोगों ने बताया है कि हम लोगों ने नदी का कटाव को लेकर जिलाधिकारियों को लिखित रूप से आवेदन दिया है। किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद को भी आवेदन दिया था, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर समय रहते हुए तटबंध कर देता तो फिर हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि नदी को दूसरी तरफ बदल जाता। तटबंध नहीं होने के कारण आज नदी का रुख गांव की तरफ मुड़ गया है। जिस रफ्तार से नदी कटाव चल रहा है, इससे गांव तबाह होने का डर सता रहा है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक और बड़ा कमाल कर दिखाया है। ये खिलाड़ी दुनिया का नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गया है। आईसीसी ने बुधवार को नई रैंकिंग जारी की है, जिसमें हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। जहां हार्दिक पांड्या ने रैंकिंग में पोजीशन की छलांग लगाते हुए मोहम्मद नबी और वानेंद्रू हसारंगा को पछाड़ा है। हार्दिक पांड्या इससे पहले तीसरे स्थान पर थे और T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद वे नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप में कमाल के प्रदर्शन की वजह से नंबर 1 ऑलराउंडर बने हैं। इस खिलाड़ी ने 8 मैचों में 48 की औसत से 144 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी 150 से ज़्यादा का रहा है। इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी निकला है। इसके अलावा गेंदबाजी में उन्होंने 8 मैचों में 11 विकेट अपने नाम किए हैं। फाइनल में हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में महज 20 रन देकर के 3 विकेट हासिल किए। बड़ी बात यह है कि इस खिलाड़ी ने हेनरिक क्लासेन और डेविड किलर को आउट किया, जो कि टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा था। हार्दिक पांड्या के लिए T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करना इतना आसान नहीं था। जहाँ इस खिलाड़ी का IPL 2024 में प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, जब वो मुंबई इंडियंस के कप्तान बने थे और फिर टीम प्लेबैक तक नहीं पहुंच पाई। यही नहीं, उन्हें लगभग हर मैच में स्टेडियम में ट्रोल किया गया, उनके खिलाफ वोटिंग हुई, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इन सब को पार करते हुए T20 वर्ल्ड कप में कमाल परफॉर्मेंस देकर के आलोचकों के मुंह में ताला लगा दिया। T20 वर्ल्ड कप के बाद अब हार्दिक पांड्या T20 टीम के कप्तान बन सकते हैं, जहां रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया है और अब
टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी पांड्या को ही मिलेगी, क्योंकि ये खिलाड़ी उप कप्तान था और कई मौके पर वह टीम की कमान संभाल चुके हैं। वैसे T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक पांड्या ने यह भी कहा था कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनने ये महज शुरुआत भर है, जब वे अभी 5 और ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर के नया अपडेट सामने आया है। जहां आपको बता दूं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने आधार कार्ड को उन दस्तावेजों की सूची से हटा दिया है जो रिटायर निधि और पेंशन लेखा निकाय PFO ने अपने परिपत्र में स्पष्ट किया था कि आधार निवारण को जन्म तिथि के प्रमाण के अनुरूप नहीं माना जाएगा। EPFO ने 16 जनवरी को ये सर्कुलर जारी करके स्पष्ट किया है कि ये कदम आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI के निर्देश पर उठाया गया है। आपको बता दें कि EPFO की ओर से 16 जनवरी को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का आधार डेटा अब जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर वैध नहीं माना जाएगा। यह कदम UIDAI से मिले पत्र के आधार पर उठाया गया है। EPFO ने सर्कुलर में आगे लिखा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UID ने अपने पत्र में कहा है कि आधार के इस्तेमाल को जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची से हटा दिया जाए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है ये कि KDB लाइव का ऐप आ चुका है। आप KDB लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। KDB लाइव ऐप में बिहार की तमाम तरह खबरें दी जाती है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप KDB लाइव ऐप में बिहार की सभी खबरों को देख सकते हैं, और भी 1 मिनट से भी कम समय में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जिलों की भी खबर दी जाती है, लोकल खबर। तो ऐसे में अगर आप भी खबरें देखना पसंद करते हैं बिहार की, तो आप KDB लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको फिर से एक बात बता दूं कि इस ऐप में किसी भी खबर को, बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, जिससे आपकी समय की बचत होती है। उसी खबर को अगर आप फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 3 मिनट, 4 या 5 मिनट ले लिया जाता है, जिससे कि आपकी समय की बर्बादी होती है। तो ऐसे में अगर आप अपने समय की कदर करते हैं, अपने टाइम की कीमत समझते हैं, तो आप KDB लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए 1 मिनट से भी कम समय में। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसमें आप अपना अकाउंट बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप खुद से भी खबर को पोस्ट कर सकते हैं। जी, अगर आप अकाउंट बना लेते हैं तो आप खुद से भी खबरों को पोस्ट कर पाएंगे, साथ ही लाइक कर पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे, एक दूसरे को मैसेज कर पाएंगे। बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। तो ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ऐप को अभी जाइए, इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए KDB लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।